बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। न्यूज़ रूम की हेडलाइंस शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। JIT ने अपना काम शुरू कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि वजीर आजम की ग्रेड 19 अफसर के सामने पेशी से पार्लियामेंट का वक़ार मजरू होगा। ऐसी सूरत में पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ जाएगी? तहकीकात किसी ग्रेड का भी अफसर करे, वजीर आजम पेश होंगे, मरियम औरंगजेब का जवाब। अगर प्रोब करने लगे तो हमारा सारा वक्त प्रोब में चला जाए। इतने घपले हैं, यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। अपनी तवज्जो हटाना नहीं चाहते। जो नवाज शरीफ अभी कह रहे थे कि करप्शन, हम करप्शन को पकड़ें या डेवलपमेंट करें। जब आप करप्शन को नहीं पकड़ते मियां साहब, तो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ आपके जाती बैंक अकाउंट्स में होती है। PTI फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। PTI ने जरदारी हुकूमत हटाने के लिए फंडिंग ली, दानियाल अजीज का इल्जाम। डॉन लीक्स रिपोर्ट कब आएगी? पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी और ईरानी वजीर दिफा का इंटरव्यू, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे लाहौर स्टूडियो से आरिफ निज़ामी साहब से, इस्लामाबाद स्टूडियो से इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब से। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे डॉन लीक्स के हवाले से, जिसके बारे में नोटिफिकेशन का सबको तकरीबन इंतजार है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की यहाँ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में डॉन लीक्स के नए नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कशन हुई है। जी निज़ामी साहब, क्या कहेंगे, क्या मुतवक्के है? जी, ये जैसे कल वज़ीर इत्तलात जो हैं बराए वो जो है मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं वैसे जी, उन्होंने कहा है 2-3 दिनों में आ जाएगी ये लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि इसमें ताख़ीर क्यों की जा रही है इतनी। बिलखुसूस इस ट्वीट के बाद मेजर नासिर गफूर DG ISPR के ये रिजेक्ट करते हैं हम, तो उस पर भी हुकूमत ने कोई रिएक्ट नहीं किया। बिल्कुल सही। अगरचे ये पिलडेट की एक इजलास हुआ था सिविल मिलिट्री रिलेशन से, उसमें मैं भी शरीक था, उसमें कोई रिटायर्ड जनरल्स भी थे, सभी ने कहा कि ये ट्वीट नामुनासिब है। एक दिलचस्प बात यह है कि मियां नवाज शरीफ या तो कमज़ोर पड़ गए बहुत, ठीक, या कोई मसलत और बुर्दबारी जो उनमें बहुत आ गई है। तो आज 20 साल बाद वही नवाज शरीफ जो हैं, एक बहुत जूनियर अफसर की जो ट्वीट है जी, उसके बारे में वो खामोशी इख्तियार की हुई। चले ये उनको मशीरों ने कहा होगा कि मियाँ साहब ठंडी करके खाएं, अगरचे मेरी रिपोर्ट के बाज़ मियाँ साहब के जो मशीर हैं उनको कहते हैं जी पै जाओ ये करो, लेकिन मियाँ साहब ने इस वक्त एक तो पनामा की वजह से, एक वैसे भी हालात की वजह से उनको मालूम है कि फ़ौज से लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लेकिन अब इतनी अरसे के बाद अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब पहले ही रिजेक्ट हो गई और उन्होंने कहा हम नहीं कर देंगे जी। और रिपोर्ट का जो ऑपरेटिव हिस्सा बल्कि हमारे तो ख्याल से जिस तरह प्रेसिडेंट ने भी कहा, मुतालबा किया, ये पूरी रिपोर्ट शाया करनी चाहिए। बिल्कुल, और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब तरह तरह की चाहे मगोइयाँ हो गई हैं, मसलन एक जो इस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा हो गया। खुद PMLN के अंदर से कुछ लोग उनकी बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। एक दो ऐसे वजीर हैं जिन्होंने एक वजीर हैं मुर्तज़ा जतोई, जिन्होंने आज जो पहले भी कहते रहते हैं, रियाज पीरज़ादा पहले कह चुके हैं, कैप्टन सफदर शिकायत कर चुके हैं। अगरचे बात यह है कि उनका कसूर नहीं है कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, ये तो मामला वज़ीर आज़म साहब का खुद है कि जिस अंदाज़ हुक्मरानी उनकी मौजूद है उसमें तो ऐसा होना ही था। ठीक है, इज़हार साहब क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं ताख़ीर की? एक तो ये है कि नून लीग की डॉन लीग की रिपोर्ट कभी भी नहीं शाया करेंगे, नेवर। उसकी वजह यह है कि उस पूरी रिपोर्ट में ही तो वो सारे मामलात और वो सारे निकात हैं जो हुकूमत को सूट नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि ट्वीट जब किया गया है ISPR की तरफ से तो उसकी नौबत कैसे आई? ठीक, जब ये तय हो गया था कि पूरी रिपोर्ट शाया करेंगे तो उसका एक हिस्सा क्यों शाया किया गया? और ये कितनी बच्चों वाली बात है कि हमने पैरा 18 जो है वो किया है। भाई पैरा 18 किसने देखा है? सही, पूरी रिपोर्ट आप शाया करें तो उसमें पैरा 18 पता चले।
अब आज ये भी कहा गया है कि जी वो एक सिर्फ उसकी तशरीह थी। तो ये जितने मुंह उतनी बातें हैं। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मामले में हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर है। सही, उसके पास कोई सॉलिड चीज नहीं है। और जहां तक फवाद हसन फवाद का ताल्लुक है, तो जहां 3 पहले बकरे कुर्बान हुए हैं वहां चौथा भी कुर्बान हो सकता है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है उसकी पांव के नीचे जमीन जो है वो साबित है, वो फर्म है, वो बड़ी कमजोर विकेट पर खड़ी हुई है। ठीक है, गुमन साहब क्या कहेंगे? पूरी रिपोर्ट सामने आती देख रहे हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट का मौकफ मान लिया जाए कि ये खबर झूठी थी, मनगढ़ंत थी, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा, जी जी। तो अब उसका फिर ढूंढना यह है कि इस तरह की मनगढ़ंत खबर किसने बनाई, किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसने बना के उसके बाद इस खबर को छिपवाया। नंबर 2 सवाल ये है कि अगर ये वाकई असल खबर है, जिस तरह अखबार क्लेम कर रहा है, मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से मीटिंग हुई है, जी जी। वो उसमें चंद लोग उस मीटिंग में अवेलेबल थे, तो किसने इस खबर को लीक किया? ये बेसिकली 2 सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो चाहिए, लोगों को भी चाहिए, हमें मीडिया में चाहिए। बिल्कुल सही। अभी ये कहना कि जी इंटीरियर फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है परवेज रशीद साहब, वो खबर रखवाने में नाकाम हो गए, उनको सस्पेंड कर दो। या फातमी साहब है, फातमी साहब का क्या अगर लेना देना है, वो कहते हैं कि जी उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया है, तो जवाब तो किसी को देना है। देखें, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है क्राइम सीन। तो ये अगर ये क्राइम हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद माना कि ये नेशनल सिक्योरिटी के बड़े सीरियस मसाइल हुए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया सीरियस मसाइल हुए, तो भैया उसका चेक तो करेंगे। जहां पे मसला पैदा हुआ, जहां पे मीटिंग हुई, वहीं से किसी ने लीक किया होगी ना, ऊपर से तो नहीं आया। जहां तक फवाद हसन फवाद का है, तो निजामी साहब, ये और कोई बंदा उसके खिलाफ इतराज नहीं कर रहा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के जो दामाद हैं, सन इन लॉ हैं, कैप्टन सफदर साहब, उनकी तकरीर जो है नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। वो 15-20 मिनट की लंबी तकरीर की थी। उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा जाए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो शख्स चला रहा है वो फवाद हसन फवाद चला रहा है, वो अपनी मर्जी के काम कर रहा है, मर्जी से लोगों की प्रमोशन कर रहा है, डिमोशन कर रहा है, सारे प्रोजेक्ट्स आगे पीछे कर रहा है, तो नेशनल असेंबली का हिस्सा है। उसके अलावा उससे पहले आप रियाज फिरजादा आगे, आप रिलीजियस मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं, बीजेपी साहब भी कह रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता महाज बढ़ता जा रहा है। अब बाकी ये है कि अभी रिपोर्ट वही है, जब तक रिपोर्ट को निकालेंगे, बिल्कुल जब तक नई रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक। जी जी, निजामी साहब कुछ ये देखें, मेरा ख्याल है, एक तो फवाद वाली जो बात कर रहे हैं ना, इसमें बुनियादी तौर पे मेरा तो ख्याल है कि जो लेटर जारी किया है फवाद साहब ने, जी जी, ये प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे ज़ाहिर किया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़बानी मंजूरी ले ली, उन्होंने कहा जी जारी कर दो। ठीक है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर एक ब्यूरोक्रेट को सुपर ब्यूरोक्रेट बना देंगे, तो इसमें उनकी अंदाज हुक्मरानी जो है, जो गवर्नेंस का स्टाइल है, ये जो है ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पनामा, ये जो डॉन लीक्स है, ये पूरी आनी चाहिए। ठीक है। ताकि इससे पूरा कच्चा छठा बाहर आए कि इसके अंदर किस किस के पर्दा नशीनों का नाम है, क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। ठीक है। ये कौम का हक है कि उनको पता लगे। बहुत सारी रिपोर्टें जो हैं वो यहाँ पे दबा दी गई हैं। बिल्कुल। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में पता नहीं है, पाकिस्तान आधा हो गया, मुदरमान कमीशन की रिपोर्ट अपने ओफिशरी ने की, लाहौर में मॉडल टाउन निशाने की रिपोर्ट जो हम दबा के बैठे हुए हैं। तो या तो कमिश्नर बनाए नहीं करें, अगर बनाई है तो फिर वो जारी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मरियम औरंगजेब ने भी कहा है कि न्यूज़ लीक्स पर जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पनामा केस के हवाले से भी। जो JIT तश्कील दी गई थी उसने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। क्या काम किया है आज, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस्लामाबाद चलते हैं। इजहार साहब और घुमन साहब डॉन लीक्स के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी सर। जी, मैंने मुख्तसरन बात करनी है। निज़ामी साहब ने बड़े दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि गालिबन डॉन लीक का जो था नोटिफिकेशन ऑर्डर उन्होंने ज़ुबानी लिया है। अब ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, मैं इसकी तरफ आना नहीं चाहता था। सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मिजाज है, जो उनकी शख्सियत है, जो उनके बारे में तअस्सुर है, क्या वो खुद फाइलें पढ़ते हैं? क्या कोई हुकूमत में ये दावा कर सकता है कि वो भुट्टो की तरह, बेनज़ीर की तरह, शौकत अजीज़ की तरह फाइलों पर लिखते हैं? सही बात यह है कि जब एक आदमी को सुपर ब्यूरोक्रेट बना दिया जाता है तो उसकी वजह यह होती है कि वो खुद लिखते नहीं हैं और उस पर दारोमदार है। ये एक कमजोरी की इलामत है। ठीक है। और मैं समझता हूं जो रिवायत मशहूर है वो ये कि ये साहब फाइलें लेकर जाते हैं, जुबानी उनसे ऑर्डर लेते हैं,
उसके बाद जो केसेस याद होते हैं वजीर आजम को वो तो हुजूर वाला मैंने भी तो यही बात कही है और बाकी का कोई पता नहीं और उर्दू में कही है। ठीक है जी, गुमन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा वो नहीं वो मैं ये कह रहा था असमेरा कि दूसरी साइड पे आप जब ये कहते हैं ना कि एक जूनियर ऑफिसर का ट्वीट मेजर जनरल आसिफ गफूर, वो जूनियर ऑफिसर नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को, और यकीनी तौर पर उसने जो ट्वीट किया है जनरल आसिफ ने वो आर्मी चीफ से पूछ के किया होगा। 2 लाइनों का ट्वीट है, डिस्कस हुआ होगा। ये सबको पता है कि जो भी ट्वीट आता है आईएसपीआर का जो है मेजर जनरल उनकी बड़ी जी वो आर्मी चीफ की मर्जी के साथ वो ट्वीट आता है, उनका उसके बगैर नहीं, मर्जी के बगैर ट्वीट नहीं आता। ये तो कोई बात करें तो उसकी वजाहत करनी पड़ती है बड़ी। गुमन साहब जी जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जनरल जहांगीर करामत की निस्बत से जी रिलेटिवली जूनियर का है, वो आर्मी चीफ थे, उससे तो जूनियर है या नहीं है। बिल्कुल सही। जीआईटी की तरफ चलते हैं। निजामी साहब, पहला इजलास और तमाम अफसरान की मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तमाम जिम्मेदारियां छोड़कर तमाम तर तवज्जो जो है वो जीआईटी पर मरकूज हो गई है, किस तरह से देख रहे हैं? ये जो खाली जीआईटी तो नहीं है, अगर आप लें तो इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रहा है, जिस तरह एक हसार तंग हो रहा हो। सही। एक तरफ ये डॉन लीक्स है जिसका भी तस्करा हुआ, पनामा लेक्स की जीआईटी है, और यूसुफ गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म है जी जी उन्होंने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया। वो कहते हैं कि ग्रेड 18 या 19 के अफसर जो हैं उनके सामने वज़ीर आज़म का पेश होना पूरी पार्लियामेंट की वकार मजरूत से वकार मजरूर होता है, उनका इस्ताकाक मजरूर होता है, उसकी तौहीन है। तो एक तरफ तो ये मसाइल हैं। फिर फ़ौज के साथ तल्लुकात कार जो हैं वो एक और मसला है कि हुकूमत कुछ ज़बान बोल रही है, फ़ौज कुछ ज़बान बोल रही है। अब अफगान बॉर्डर पर भी देख लें आप तो कुछ और इसी किस्म की आपको सूरत हाल नज़र आती है। अब इस सारे मामले में मियाँ साहब की जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी सी महदूद होती जा रही है। मसलन अब ये जिक्र हुआ, मैंने भी किया, रियाज पीरज़ा साहब और अब मुर्तज़ा जतोई, ये तो ठीक है, इनकी शिकायत पुरानी है, लेकिन अब जब ये एक किस्म की लोग देखते हैं कि इलेक्शन भी आमद है और कि इक़्तिदार का सिंहासन कुछ थोड़ा सा डोल रहा है, तो वो छलांगे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये चीज़ जो है बढ़ेगी, मुस्लिम लीग के अंदर और दरारें पड़ेगी अगर मियाँ साहब ने इसको कंट्रोल ना किया। तो ये सारे मामले में एक और जो इजाफा हुआ है, मियाँ साहब ने एक और बयान जो दाग दिया परसों, वो फरमाते हैं कि जी ये करप्शन जो है ये अगर आप उसके पीछे लग जाएं तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये एक नई थ्योरी एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई है। इसका मतलब कह रहा है कि ये कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंडोन कर रहे हैं कि जी करप्शन तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है और ये चलेगी और ये तरक्की के लिए शायद ज़रूरी है, और एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जबकि वो खुद पनामा केस में अभी फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो उनको इस किस्म का बयान देने से पहले कोई लगता है कि अभी भी वो सच बात कह देते हैं। सही है, ठीक है। इजहार साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, यही बात आपकी जानिब लेके आना चाहूँगी कि गिलानी साहब बड़े परेशान हैं वज़ीर आज़म के 19वें ग्रेड के अफसर के सामने पेश होने पर। गिलानी साहब से इसी बयान की तवक्कुत थी। वो फ़ारसी में कहते हैं कि फ़िक्र हर कस बक़द्र हिम्मत ओस, हर आदमी अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के मुताबिक काम करता है। सही। ग्रेड 19 क्या, अब जब जजों के सामने पेश होते हैं तो क्या उनका ग्रेड पूछा जाता है? क्या मजिस्ट्रेट को जब इख्तियारात मिलते हैं तो क्या उसका ग्रेड पूछा जाता है? जीआईटी जो है वो तो अब ये कहना चाहिए कि इट्स ए पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इख्तियारात वदीयत किए हैं। ये उन्होंने बहुत ही एक हल्की सी बात की है, मेरा ख्याल है इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सही। दो असल बात यह है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने, निज़ामी साहब ने उनकी तरफ बिल्कुल सही इशारा किया है, जो उन्होंने कल कहा है कि अगर हम करप्शन के पीछे लगे रहें, आज मेरा पूरा कॉलम इसी मौजू पर है जिसमें वो मतलब ये है कि आप ये लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, तुम करप्शन करते रहो, हम डेवलपमेंट करते रहेंगे। सही। ये तो एक बहुत अजीब सी बात है। अच्छा, जीआईटी की जहाँ पर बात है तो अब मुझे नहीं पता जीआईटी का क्या फैसला होगा, लेकिन एक बात, ये एक बड़ी पेशरफ्त है हमारी तारीख में और पाकिस्तान का इससे वक़ार बुलंद हुआ है। हम इसका मतलब ये है कि कानूनी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। हम एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसे ज़माने की तरफ जा रहे हैं जिसमें कानून जो है वो हावी है हर चीज़ पर। सही। तो जीआईटी का बनना और हुक्मरान एक ख़ानदान का और वज़ीर आज़म का उसके सामने केस लगना, ये एक हमारे, मेरा ख्याल है कि हमारी मैच्योरिटी की निशानी है और ये हमारी रियासत का, हमारी हुकूमत का इर्तिका है। ठीक है जी। घुमन साहब,
अच्छा सुमेरा, ये जो मैं शुरू दिन से JIT को सपोर्ट कर रहा था ना, अब इसके TORs देखें वो बड़े ज़बरदस्त हैं। देखें, इनको नैब ऑर्डिनेंस की सारी पावर दे दी गई हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको FIA एक्ट की सारी पावर, फौजदारी, उसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम जो फेडरल और सूबाई इदारे हैं, किसी से कोई भी ये मदद चाहे तो ये मदद ले सकते हैं, अपने इदारों से ले सकते हैं। उसके साथ साथ इनको जो फंड्स की फ्राहमी ऑलरेडी 2 करोड़ इशू हो गए हैं, और साथ में कहा है कि आपको जितने फंड्स चाहिए वो मिलेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो वो चाहिए वो मिल जाएगी। तो इजहार साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये कमेटी का इस लेवल पे बनना और इन सारे इख्तियारात का मिलना, इसके बाद मेरे ख्याल में आप कहें कि कमेटी काम नहीं कर पाई या उसके हाथ बंधे हुए, तो मेरे ख्याल में ये सारे हीले बहाने होंगे। अब फैसला जजेस साहिबान ने देना है, कमेटी काम करे या ना करे, कौन जीते कौन हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक बात पाकिस्तान की तारीख में बहुत अच्छी हो गई है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात जो मेरे ख्याल में जो बात कर रहे हैं ना कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की, आज वो 3-4 क्लैरिफिकेशन हमें बार बार हमें वो इनबॉक्स आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। जी मेरे जो बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो बयान किया गया है, मैंने ये कहने का मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पुराने केसेस हैं लेकिन उनमें हम ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, हम हमारा डेवलपमेंट पे फोकस है। लेकिन वो जो बात निजामी साहब ने कही है ना, सच उनसे निकल गया है कि हम ज्यादा करप्शन को लिफ्ट नहीं करवाते, हमने जो काम करने हैं हमारी मर्जी के मुताबिक वो करेंगे। करप्शन के पे शोर मचता रहे। जिस तरह हाया आसिफ साहब कहते हैं ना कि ये चंद दिन का मामला होता है, उसके बाद डाई डाउन हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल में वो यही यकीन करते हैं कि लोग शोर मचाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। निजामी साहब, गिलानी साहब की बात चूंकि हो रही है, गिलानी साहब ने ये भी कहा है कि अदालत में भी फरीक नहीं बने थे और JIT में भी फरीक नहीं बनेंगे। जो इस्तीफे का मामला है उसके ऊपर तो अभी तक इनका मुतालबा जो है वो कायम है, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं आते? ये पीपल्स पार्टी अजीब कंफ्यूजन का शिकार है। एक कदम आगे 2 कदम पीछे। अब वो एक दिन गोल बाग में छोटा सा जलसी करके उसके बाद फिर घर बैठे। ये तो एक मुसलसल अमल है। जिस तरह इमरान खान साहब ने यानी सड़क पर प्रेशर डालने के लिए 5 जलसे रखे हुए इस महीने के अंदर रोज़ों से पहले, तो वो ज़ाहिर है कि एक प्रेशर का एलिमेंट है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग सड़कों पे आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के तौर पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है उस वक्त इनकी अभी तो कुट्टी हुई है, तो ये कुट्टी जो है ये बदल सकती है सुलह में भी। दूसरी मैं ये एक बात कहूँगा आपको कि ये JIT पे हम बहुत ज़्यादा राय कर रहे हैं, ये स्पेशल कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, लेकिन एक बात याद रखें आप कि ये अफसर जो हैं फ़र्ज़ करें जो भी कर देते हैं, मियां नवाज शरीफ को गिल्टी एज चार्ज करार दे देते हैं, PMLN जो है वो इलेक्शन लड़ती है और फिर आ जाती है, तो आपका ख्याल है कि इन अफसरों को माफ़ किया जाएगा या हुकूमत जो है ये 18-19 के दफ्तर जो है इनको कई किस्म के फवाद तनफात होंगे जो इनकी ACR जो है मंगवाएंगे, देखेंगे और एक उड़ेलाइन लग जाएंगे। तो ये मुझे ये सच्ची बात है, ये बेल मुंडे चढ़ते हुए नजर नहीं आती। ठीक है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को नाजरीन 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेजा है। इमरान खान अब नाम बताएंगे या फिर यू टर्न लेंगे? बात करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। निजामी साहब क्या समझते हैं इस नोटिस पर मुमकिन रिएक्शन क्या हो सकता है इमरान खान का? यकीनन इमरान खान साहब ज़ाहिर है ये माफ़ी तो मांगने से रहे, जो ना वो 10 अरब पे करेंगे। सही। तो अब जो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े एक टॉप लॉयर से ये नोटिस जो पूछवाया जी, इसका मतलब कुछ सोच समझ के इसको फिर अदालत में लेके जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ऐसा होगा शायद। असल में ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो सियासी मामलात हैं वो अदालतों में अब आने शुरू हो गए। जिस तरह उन्होंने कहा कि डर्टी लिनन वहाँ वॉश कर रहे हैं, अब वो आज इमरान खान साहब की सोर्स ऑफ फंडिंग और जहांगीर तरीन साहब की सोर्स ऑफ फंडिंग, इमरान खान साहब के फ्लैट की सोर्स ऑफ फंडिंग, इस पर खासी गर्मी सर्दी हुई। और बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो वकील हैं हनीफ अब्बासी के, अकरम शेख, उनको थोड़ा सा स्नब भी किया कि ये यानी जो गद्दारी का मामला है, यानी सादिक और अमीन बनने का, सॉरी, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। तो इस पे इस तरह हम फैसला नहीं दे सकते। और वो 2 चीज़ों को गड़बड़ कर रहे थे बीच में कि सोर्स ऑफ फंडिंग और नाअहली केस
नहीं, और इनकम डिक्लेयर ना करना, वो इनकम जो इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में नहीं थे उस ज़माने की। बिल्कुल। तो अब फिर तीसरे, अब जो दूसरी चीज़ है वो नईमुल हक साहब फरमाते हैं कि जी हम मानते ही नहीं उनको, इलेक्शन कमीशन को। उधर भी एक मामला, और उनके अपने एक बंदे ने वहाँ जाके मामला किया, उनका ये इमरान खान ये नवाज शरीफ के टुकड़ों पर पलता है। जी जी बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन ने उनको उनके मामले को भी तस्लीम नहीं किया। और मकसद है ये, बजाय कि अदालतों के अंदर महाज खोल लें के मुख्तलिफ, सियासी मैदान में आना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे अदालत का अप्रोच करना चाहिए वो ज़रूरी है, लेकिन इस सारी जो अदलिया है, आला अदलिया जो है, वो अब ऐसे लगता है कि वो सिर्फ सियासतदानों की जो लिटिगेशन है वो उनका तफसिया करने पे वो लग गई है। सही। और जो आम लिटिगेंट है उसका यकीनन हरज हो रहा है इसमें। ठीक है इजहार साहब, जैसा कि हमने आज बात की है इमरान खान के इस केस के बाद, दानियाल अजीज ने ये बात की है कि हम जवाब दे चुके हैं, अब इमरान खान की बारी है। क्या ये बदला ले रहे हैं या वाकई कोई गलत बयानी साबित करना चाहते हैं? पहले तो दानियाल अजीज साहब की एक और दिलचस्प बात की तरफ इशारा मैं करता हूँ। उन्होंने कहा है कि गो नवाज, गो से मुराद है GO नवाज, और रो इमरान से मुराद है RO। जी जी। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक गुजरात के बहुत मशहूर शायर थे उस्ताद इमाम दीन गुजराती, हर शख्स को पता है वो मज़ाहिया शायर थे और किस कैलिबर के थे। तो वो अपने नाम के साथ BA और MA लिखते थे, उस्ताद इमाम दीन गुजराती BA MA। तो किसी ने पूछा कि आप तो मैट्रिक भी नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई BA से मुराद है बानी अदब और MA से मुराद है मुजद अदब। तो दानियाल अजीज साहब ने भी वही बात की है, गो नवाज गो से ये मतलब निकालना और रो नवाज रो से ये मतलब निकालना बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं। तीन चीज़ें हैं इसमें, इमरान साहब के केस में तीन बातें महल नज़र हैं। जी जी। पहली बात तो ये है कि वो हुकूमत में नहीं रहे। सही। उन्होंने ये नहीं किया कि हर रोज़ स्टेट वो SOP जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं FBR के, वो चेंज करें और फिर दूसरे दिन नया लाएं, जिस तरह के होता रहा है। दूसरी बात यह है कि पैसा बाहर से नहीं, वो पैसा बाहर से अंदर लाए हैं, अंदर से बाहर नहीं गया। और तीसरी बात यह है कि आप देखें सरहदों पर क्या हो रहा है, डॉन लीग्स पे क्या हो रहा है, लेकिन पूरी हुकूमत इमरान खान के पीछे। अगर आज सुबह से आपने TV देखा हो तो पहले वजीर इत्तलाआत आई, उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब, फिर चौधरी फजल साहब और फिर दानियाल अजीज साहब। जी जी। तो इमरान खान बहुत ताकतवर हो गया है और ये उसको इतना इंपॉर्टेंस उसको मिल रही है, यानी वो पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे। सही। तो वो अपने पाँव पर खुद को लाड़ी मार रहे हैं और इमरान को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। और ये भी इसका मतलब हो सकता है कि इमरान खान उनके हवास पर सवार है। ठीक है गुमन साहब, दानियाल अजीज ने तो ये भी कहा है कि PTI ने जरदारी को हुकूमत से हटाने के लिए फंडिंग ली थी। मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को समझ आ जाती है कि ये शख्स अवेलेबल है किसी भी पार्टी के लिए, कल कलां को हो सकता है ये PTI में जाएं तो फिर उस माने उसमें फिर दूसरी पार्टीज का क्या हशर करेंगे, ये सबसे देखने वाली बात है। हनीफ अब्बासी साहब के अभी 2 दिन पहले एफिडेंट केस के अंदर फर्द जुर्म उन पे आयद हुआ है। ठीक है। इखलाकियात की बात है ना, आप कोर्ट के अंदर भी तो चीफ जस्टिस साहब ने यही पूछा है कि आप किस इखलाक की बात कर रहे हैं। जहाँ तक वो मरियम औरंगजेब साहबा की बात है, वो नई नौकरी है, नई उनको मिनिस्ट्री मिली है, तो वो उसको जायज़ करने के चक्कर में है कि आइंदा भी अगर चांस बने तो पता चले कि इसके पास शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, शी कैन स्पीक, तो लिहाजा आइंदा भी चांस बने। तो ये लोग अपनी नौकरियां, कुछ नौकरी लेने के चक्कर में और कुछ नौकरियां पक्की करने के चक्कर में। ठीक है। जहां तक देखें कानून की बात है ना, इलेक्शन कमीशन का एक अपना कानून है, अगर वहां पे एक पार्टी गलत साबित हो जाती है जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे नून लीग है चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसी तरह अगर एक केस गया हुआ कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, फैसला आ जाना चाहिए कि केसेस को लेट नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें इतना ही नुक्ते नजर है, केसेस का फैसला टाइम पे आ जाना चाहिए। जो भी गलत पार्टी है ठीक है, भुगते जो उसने सही या गलत किया है। बाकी एक बात मैं जरूर कहूंगा, इजहार साहब ने जो बात की ना, देखिए आप UAE में दुनिया जहां से मर्जी गलत पैसा लेके आए वो वेलकम करते हैं। सिंगापुर चले जाए, हांगकांग चले जाए, इवन अमेरिका में आप कोई $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें तो वो कहते हैं आए हमारे से नेशनलिटी ले लें। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि चलो वो बाहर से इनकी बात मान भी ले, भी गवर्नमेंट की उसने 2 नंबर पैसा कमाया है, चलो पाकिस्तान में पैसा लेके आया ना, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बाहर तो नहीं कहीं लेके गया। तो ये थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। बाकी ये सियासत है, आपको पता है इलेक्शन करीब है तो ये और गर्म होंगी आने वाले दिनों के अंदर सियासत। लेकिन कुछ इखलाकियात का मेरे ख्याल में अगर ख्याल करें सारी पार्टीज
तो अच्छा होगा, पार्टीज के लिए भी, मुल्क के लिए भी, आवाम के लिए ठीक है। भी। जी निज़ामी साहब। दरअसल मैं वहीं से शुरू करना जाना ख़त्म किया, अखलाकियात और सियासियात। जी जी। मेरा ख्याल है इस अवाम में सब सियासतदान नंगे, मैं सख्त बात कह रहा हूँ, और कोई मॉरल हाई ग्राउंड किसी का भी नहीं, बशमूल इमरान खान साहब। ठीक। लोटे फॉर हायर खान साहब के पास भी हैं, विनेबल कैंडिडेट्स कहते हैं उनको, PMLN के पास भी हैं। वो लोग जो क्यू में थे अब एन में हैं, उस ज़माने में एन को कोसते थे, अब खान साहब वो कोसते हैं। सही। तो ये एक ऐसा खेल है कि बदकिस्मती से जो डर्टी लिनन धोया जा रहा है ना अदालत के अलावा, ये जो बयानात के ज़रिए जी जी। और रोज़ TV पे आके हम, मीडिया का भी माशाल्लाह इसमें बड़ा कलीदी किरदार है, जिसका मरियम साहबा ने जिक्र किया कि असल खबर तो पता लगती है अखबार पढ़ के, उनको TV के एंकर पसंद नहीं। वो कहते हैं कि वो पैसे लेके तो अपनी राय का इज़हार करते हैं, जो मेरे ख्याल से तौहीन है एंकर्स की भी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये कहना कि जी हुकूमत के जो लोग हैं वो इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने पिछले 4 साल में किया क्या, और वो भी तो पंजे झाड़ के इनके पीछे पड़े हुए हैं। कहीं कामयाबी भी हुई है, कहीं सेटबैक भी उनको हुए हैं, लेकिन वो सिंगल माइंडेडली इस बात पे लगे हुए हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाय होक और बाय क्रुक गिराना है। सही। असेंबली जो है ये जाली है, उसको तस्लीम नहीं करते, बैठे भी हुए हैं, अलाउंस भी लेते हैं PTI वाले, असेंबली को बुरा भी कहते हैं। और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब की डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ाते हुए स्वाबददी फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। तो फिर मुझे बताएं कि कौन से मॉरल हाई ग्राउंड पे कौन सा सियासतदान है यहाँ। चलें ये हम मान लेते हैं कि डिग्रीज का फ़र्क होगा कि PPP अगर 100 है, PMLN 80 है या 120 है, खान साहब 50 होंगे, लेकिन बात तो एक ही आ जाती है ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात और ईरानी वज़ीर दिफा का इंटरव्यू पाकिस्तान के लिए किस कदर मुश्किलात हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, एक तरफ तो पाक अफगान कशीदगी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी बड़ा सख्त बयान आ गया है। यहाँ ये होना नहीं चाहिए था जो ये वाक़यात हुए हैं। अफ़गानिस्तान ने पहले जारियत की और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, वो हमारे जो सदर्न कमांड के जो FC के जो सरबराह हैं मेजर नदीम अंजुम, उन्होंने कहा कि 50 अफराद जो है मारे गए, लेकिन अफ़गान सफ़ीर ने ट्वीट की कि सिर्फ 2 अफराद मारे गए। इससे बादी नज़र बात यह है कि जो फ्लैग मीटिंग हुई जिसमें यह तय हो गया कि जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे बाद खराबी है बसियार, ये हमने पहले क्यों नहीं कर लिया। दरअसल बात यह कि जो एक तो पाकिस्तान और अफगान की सरहद डीमार्केट नहीं, फिर वो ड्यूरेट लाइन का एक मसला जो अफगानिस्तान के साथ चला आ रहा है, और एक बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान जो है एक बड़े ही इस वक्त मुआनदाना मूड में है पाकिस्तान के बारे में, जिसका वो इज़हार करते रहते हैं। जो आपने जिक्र किया ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने मलफूफ पाकिस्तान को धमकी दी कि हम दहशत गर्दों के लिए अंदर जाएंगे, लेकिन उसका सीरियस जो ईरान के वज़ीर दफ़ा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम सिर्फ जो खाना काबा और मक्का मदीना को छोड़ के, अगर ईरान ने धमकी जो है जो उन्होंने दिया इराक सऊदी अरब में कि हम ईरान में ले जाएंगे लड़ाई, उन्होंने कहा ऐसे होगा हम तो सारे सऊदी अरेबिया की इंसिडेंट बढ़ा देंगे। तो ये रीजनल सिचुएशन भी खिलाफ हो रही है और इस खत्ते में भी मामलात जो है ना वो ठीक नहीं जा रहे। ठीक है इजहार साहब, क्या कहेंगे हम साहब हमारे के साथ मौजूदा ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, खित्ते से ज़्यादा हमें अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। वो तो अरब अजम का मामला है, सऊदी अरब और ईरान की आपस में क्रॉस फायरिंग हो रही है, उनके ज़ुबानी बयानात चल रहे हैं। लेकिन ये जो ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर आकर सेफ हेवन्स को निशाना बनाएंगे, इस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। हम पूरी दुनिया से किस तरह लड़ सकते हैं? उधर कोई माने, हम हमारी बात माने या ना माने, दुनिया तो बम्बे का भी हिसाब हमारे सर पर लगा रही है। फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई है। अब ईरान जैसा जो बिरादर मुल्क है हमारा, जिसके साथ हमारे सदियों से ताल्लुकात हैं, हम उसके साथ भी एक बैलेंस नहीं रख पा रहे। और उन्होंने कहा है कि वो जो एक तंजीम है अल-अदल या जो भी है, वो उनके यहाँ दहशतगर्दी कर रही है बकौल उनके। और इस तरफ हमारा वजीर खारजा कोई नहीं है,
हुकूमत को, मुझे नहीं पता कि हमारे वज़ीर आज़म, बहुत मोहतरम वज़ीर आज़म को इन हसास मसाइल का इदराक भी है या नहीं। तो हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में, हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा एक दिन हम सुबह उठें तो हमें कोई अक्लमंद, कोई डैशिंग वज़ीर खारजा ही अता कर दे, किसी सैयारे से उतर आए, जमीन पर तो हमें मिल नहीं रहा। ठीक है जी घुमन साहब। अच्छा, वो साल पहले मुझे याद है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर ने हमें धमकी दी थी कि 34 ममालिक का वो उसमें ज्वाइन करें, नहीं तो आपको बड़े डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। अब गाहे बगाहे इंडिया हमें जो है ना वो ऑन ग्राउंड हमें अटैक करने की धमकी देता रहता है। अफगानिस्तान हो गया, अब ईरान रह गया, मैं देख रहा हूँ कि बस चाइना ही रह गया। अल्लाह खैर करे, चाइना के साथ हमारे मामला ठीक रहे। सिंपल सा इशू है हमारा। तुर्की ने भी हिंदुस्तान की हिमायत कर दी है। सीपैक यहाँ पे चल रहा है, उसकी वजह से अब मामला, अब जाहिर बात है जब चाइना के इंटरेस्ट हमारे यहाँ हो गए तो दिफाई लिहाज से हमें काफ़ी एक स्ट्रेंथन हम हो गए, क्योंकि चाइना की जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब किसी भी दूसरे मुल्क के लिए हमें दिफाई तौर पर हमें इस तरह आंखें दिखाना। और दूसरी बात यह है कि देखिए तालिबान कंट्रोल नहीं हो रहा अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान को आपको एंगेज करना पड़ेगा। उसकी वजह से इंडिया बड़ा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से अफगानिस्तान खुद गवर्नमेंट बड़ी डिस्टर्ब है, उसकी वजह से ईरान बड़ा डिस्टर्ब है। वो सारे मिल मिला के ना किसी हवाले से पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। अब हम इतने भी वो नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क है, हमारी 6-7 लाख रेगुलर आर्मी है। ईरान क्या बेचता है हमारे सामने, खुदा न खास्ता आप ये को धमकी देना तुक बनता है। ब्रदर मुल्क है, हमने कभी धमकी दी है कि कुलभूषण का इशू आया था, बाकी हमारे 50-5,000 नौजवान जो खबरें हमको उन्होंने ब्रेन वॉश किया और बड़े मसले मसाइल वो शरारतें करते रहते हैं। तो धमकियां देना तो इस तरह बड़ी गलत बात है मेरे ख्याल में। ये गलत बात है धमकी देना, ये सोचना चाहिए कि इसकी नौबत क्यों आई। जी असल बात यह है कि ये जो बात कही गई है यहाँ, ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड होता जा रहा है। इंडिया से तो हमारी लड़ाई है, अफगानिस्तान, ईरान, तो हम बिल्कुल, हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो इसी चीज़ का नाम होता है कि आप जंगी सूरत हाल को अवॉइड करें। बिल्कुल सही। तो हम अब ये नहीं, अफगानिस्तान का तो हमारी इस तरह के मिलिट्री क्लैशेज होना, ईरान का ये कहना कि हम आ जाएंगे, ये को हमारे आइसोलेशन है जिसको हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, इज़हारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।